नमस्कार शिक्षक साथियों। इसके पहले हमने तालाब परितंत्र की चर्चा की हुई थी, ठीक है? ऐसे ही सारे परितंत्र हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें जो भी हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इसके पहले हमने तालाब परितंत्र पे चर्चा की हुई थी, वो जो कि फ्रेश वाटर था, ठीक है? वैसे जैसे तालाब परितंत्र वैसे ही झरने का होता है, वैसे ही तो ये सारे परितंत्र एक ही प्रकार के हैं, ठीक है? देखिए ये बता दे रहे हैं कि देखिए जैसे हमने पहले फ्रेश वाटर में डिस्कस किया हुआ था, जैसे हम तालाब पाइतंत्र कहते हैं, तो ऐसे ही झील का है, ऐसे ही झरने का है। इनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे ही झील का, ऐसे ही झरने का है। अब ये तो फ्रेश वाटर का हो गया। अब हम बात करते हैं इन इन देखिए लवड़ी में क्या होगा कि कुछ जैसे समुद्र वगैरह में है, तो समुद्र में क्या है, एक समुद्र तो एक बड़ा परितंत्र है, ठीक है? तो इन पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्थलीय पारितंत्र में, जैसे वन है, घास स्थल है, मरुस्थल है, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं घास स्थल पे, ठीक है? जैसे इनका पारितंत्र है वैसे ही इनका है, जैसे इनका है वैसे ही इनका है, ठीक है? तो मतलब इसमें किसी एक का पढ़ लेंगे तो सारे ऐसे ही हैं, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे सभी का, ठीक है? मेनली जो फोकस है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को मतलब फिनिश कर दें, क्योंकि जो चीज़ें छूट जाएंगी वो सब क्वेश्चंस आंसर जब कवर करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है? तो घास पाई में क्या है कि घास पाई में सवाना परितंत्र भी कहा जाता है। पेपर में कई बार आता है सवाना परितंत्र क्या है, तो घास पाई को ही घास का शाब्दिक अर्थ होता है एक पूर्ण विकसित घास आवरण। घास पाई में जो वर्षा होती है, ठीक है, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। फिर जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, तो वैसे ही होता है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उन पे हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो घास पाई तंत्र में 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और उसी रेंज के जो पौधे होते हैं या वन पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये पृथ्वी पर लगभग 20% भाग पर फैले हुए हैं। इन वृक्ष विहीन शाकीय पौधे पाए जाते हैं। यह परितंत्र दुग्ध और चमड़ा उद्योग का आधार है। इस परितंत्र में सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल स्तनधारी जीव तक पाए जाते हैं, ठीक है? अब कुछ घास के मैदान है, ठीक है? अब इसको समझ लीजिए, अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत सी सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगे। देखिए फोटो लेते टाइम ये मक्खी की फोटो आ गई है, ठीक है? इसको पहले समझ लीजिए। तो ये जो बीच से लाइन जा रहा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है? ऊपर कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 उत्तरी भाग कहते हैं, ठीक है? उससे ऊपर शीतोष्ण, ऊपर कर्क नीचे मकर, ऊपर शीतोष्ण, नीचे शीतोष्ण। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, शीत उष्ण शीतोष्ण, ठीक है? अब ये कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं और ये पेपर में आते हैं, ठीक है? जैसे सवाना तो अफ्रीका में है, ये प्रेरी दक्षिणी अमेरिका, और पंपास उत्तरी अमेरिका। तो इनको तो डायरेक्ट ऐसे ही याद करना है, प्रेरी पंपास उत्तरी दक्षिणी, ठीक है? डाउन्स डाउन्स मतलब ऑस्ट्रेलिया का है। आप कैसे पहुंचेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी होती है तो अच्छे अच्छे की बल्लेबाजी डाउन पड़ जाती है, इस तरीके से याद कर लेना कि डाउन्स, ठीक है? स्टेपीज यूरेशिया, कोई ठीक नहीं है, बना सकते हैं बन जाए तो। कैटरबरी न्यूजीलैंड का है, ठीक है? पुस्टाज हंगरी है, कैंपोस ब्राजील के हैं, मतलब कह देना कि कंपास के जो जूते हैं वो ब्राजील के हैं। बेल्ड बेल्ड यानी कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ये कुछ घास के मैदान और ये पेपर में पूछे जाते हैं
कि सवाना घास का मैदान कहाँ है, प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, पम्पास कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, स्टेपीज कहाँ है, कैटरबरी कहाँ है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब उष्णकटिबंधीय घास के बायोम, सवाना घास के मैदान। अब सवाना घास के मैदान तो बता दिया कि दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वेनेजुला में लानोस घास के मैदान है, कोलंबिया में है, कैंपोज में, ब्राजील में है, पार्कलैंड। ये उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्मी वाले मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय वाले ये हैं। ठीक है, अब अब घास के मैदान की वो देख लेते हैं कि क्या कहानी है, किस तरीके से इसका। तो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो घास ही होती है जो लगी हुई है। घास के मैदान हो गया। अब घास को खाने वाले कई सारे हैं, जैसे कि घास को खाने वाले हैं, टिड्डा है, ठीक है, मुर्गी है। इस नीचे दिया होगा, रुक जाइए, चलो इसमें नहीं दिया हुआ, चलिए घास पाई की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हरे पौधे, ठीक है, और हरी घास ये उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, देखिए परितंत्र में एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे और आप घटक होंगे, बस। अब किस जगह का है, अब उस जगह के हिसाब से आप बैठा लीजिए कि इस जगह में ये चीजें उत्पादन का कार्य करेंगी और ये चीजें उपभोक्ता का कार्य करेंगी। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कोई सा भी पारितंत्र का पूछेगा आपको बन जाएगा। ठीक है, जैसे घास पारितंत्र की बात करते हैं, अब इसी को हम वन पारितंत्र भी कह सकते हैं। ऐसे ही वन पारितंत्र का बनेगा। ठीक है, अगर कोई पूछ लेगा कि पेड़ परितंत्र का क्या है, तो पेड़ परितंत्र में क्या हो जाएगा, पेड़ हो गया उत्पादक। अब पेड़ में जो चिड़िया हैं, टिड्डे हैं, ठीक है, और कुछ जैसे गाय वगैरह है भाई, किसी तरीके से तो वो खा ही सकती हैं गाय वगैरह। तो ये सब चीजें वो हो गई प्राथमिक उपभोक्ता। और अब उनको जो खाने वाले हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे लास्ट में, तृतीयक उपभोक्ता, और अब घटक हो जाएंगे। वैसे ही सबका है। आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परितंत्र में है क्या, उत्पादक और उपभोक्ता। अब ठीक है, और लास्ट में अब घटक, इतना चीज होती है। ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो वही सब है। अब जैसे हम घास पाइथन बात करते हैं, तो छोटे पौधे हरी घास ये उत्पादन का कार्य करेंगे। ये क्या करेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाएंगे और वृद्धि करेंगे। ठीक है, अब इसी भोजन को जब ये तैयार कर लेते हैं या वृद्धि कर लेते हैं, तो इनको जो खाने वाले होते हैं वो अपनी वृद्धि करते हैं किनसे, इनको खा के। जैसे चूहा है, टिड्डा है, खरगोश है, तो इनको कौन खाता है, छिपकली, सांप, चूहा, सॉरी चिड़िया। अब इनको खाने वाले बाज हैं, एक प्रकार से डिकम्पोजर ही है, और लास्ट में ये जीवाणु और कवक। तो इसी तरीके से बनता है। तो ये घास परितंत्र है। इसी तरह से वन परितंत्र होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल बता चुके हैं हम आपको। अब मरुस्थल परितंत्र को भी समझ लीजिए। मरुस्थल परितंत्र में क्या होता है कि कैक्टस झाड़ियां मतलब वहाँ कटीली झाड़ियां ही होती हैं, कुछ खास तो होता नहीं मरुस्थल में। और छिपकली और छोटे कीड़े होते हैं जो इनको खाते हैं। ठीक है, सांप और बड़ी छिपकलियां इनको खाते हैं। और इन सबको कौन खाता है, बाज और लोमड़ी, जो कि तृतीय को भोक्ता या डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो ये मरुस्थल पाइतंत्र हो गया। अब हमने यहाँ कैक्टस झाड़ियां लिखी हैं, छोटी छिपकलियां, कीड़े या और भी जो चीजें होती हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे मरुस्थल पाइतंत्र में। तो इसी तरीके से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, परितंत्र में बस इतना ही कुछ था। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे पिरामिड। ठीक है, पिरामिड से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड किस तरीके से डिवाइडेड है, किस तरीके से पिरामिड क्या होता है, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, हो सकता है आपको शाम को मिले वो वीडियो पिरामिड वाला।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।